नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे होम लोन के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। तो कैसे आप इंडिया में किसी भी बैंक से होम लोन अप्लाई कर सकते हैं, उसका डिटेल्ड प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स, जितने भी इंडिया में बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सबके होम लोन स्कीम्स पे हम डिटेल्ड वीडियोस बना चुके हैं। वो वीडियोस आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी बैंक के किसी भी लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। होम लोन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो आज के टाइम में होम लोन अप्लाई करना बहुत ही सिंपल और हेजल फ्री हो चुका है। ऑलमोस्ट सभी बैंक्स, जितने भी इंडिया में बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सब तरह के बैंक्स आपको होम लोन ऑफर करते हैं। क्योंकि इसमें कस्टमर जो होता है लॉन्ग टाइम के लिए बैंक से जुड़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी बढ़ता है। और इससे बैंक को भी काफ़ी बेनिफिट होता है, कस्टमर को भी ये बेनिफिट होता है कि जो होम अपना वो ड्रीम होम है उसको बना सकता है बैंक की हेल्प से। तो एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही ईजी है। ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह के चैनल्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन भी आप इनके लिंक्स पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच पे विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी बैंक में आप अप्लाई करना चाहते हैं, या तो ब्रांच में विजिट कीजिए, अदरवाइज़ ऑनलाइन लिंक्स अवेलेबल हैं। वो सारे लिंक्स आपको हमारी वीडियोस में मिल जाएंगे। हमने सभी बैंकों के होम लोन, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, या कंपनीज हों लाइक LIC, या और भी होम लोन कंपनीज हैं टाटा वगैरह, या पब्लिक सेक्टर बैंक है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी पब्लिक सेक्टर 12 के 12 पब्लिक सेक्टर, सबके होम लोन स्कीम्स पे हम ऑलरेडी डिटेल वीडियोस बना चुके हैं। तो आप उन वीडियोस को भी देख लें। अगर आप किसी पर्टिकुलर बैंक के बारे में जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। इसमें हमने आपको जनरलाइज्ड एक व्यू दिया है कि किस तरह से आप किसी भी बैंक से होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस कोई हेजल नहीं है, बहुत ही इजीली जैसे ही आप बैंक से अप्रोच करेंगे, बैंक आपसे खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए कस्टमर बैंक के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ टर्म्स चाहें तो बैंक के साथ नेगोशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि बैंक को रिक्वायरमेंट है होम लोन की, और बैंक्स बहुत एग्रेसिवली इस पे काम कर रहे हैं। और बहुत सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे जोर दिया जा रहा है तो बैंकों को रिटेल में होम लोन पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबे टाइम के लिए जो कस्टमर है बैंक के साथ जुड़ जाता है। तो आप कंपेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सभी बैंकों के वीडियोस मिल जाएंगे। आप कंपेयर ज़रूर करें और बेस्ट स्कीम को चूज़ करें, ताकि आप होम लोन का जो बेनिफिट है वो उठा पाएँ। कम से कम इंटरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप ले सकें। तो बात करेंगे आगे डिटेल्ड प्रोसेस की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, बैक्ड बाय वैलिड इनकम प्रूफ, तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो आपको कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, सैलरीड लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरीड, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज, किसी भी सेक्टर में अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं तो भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स लाइक CA, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स लाइक रिटेलर्स, ट्रेडर्स, इवन फार्मर्स जो हैं वो भी एलिजिबल हैं अगर उनके पास वैलिड इनकम प्रूफ है। को बोरोअर्स, तो होम लोन में एक तो बोरोअर रहता है, एप्लीकेंट रहता है, उसके अलावा को बोरोअर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार क्या होता है कि एप्लीकेंट जो है उसकी इनकम कम है, तो उसको जो जितना लोन चाहिए वो उसको मिल नहीं पा रहा। तो उस केस में वो अपने फैमिली में से, ब्लड रिलेशन में से किसी को बोरोअर ऐड कर देता है। उससे उसकी इनकम जो है एनहांस हो जाती है और उसकी एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अदरवाइज़ जो प्रॉपर्टी पे आप होम ले रहे हैं, या कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, या लैंड जो है वो किसी और के नाम पे आपकी फैमिली में से, तो उनको भी को बोरोअर ऐड करना पड़ता है। जनरली 1 से 2 को बोरोअर ऐड किए जाते हैं किसी भी होम लोन में। मैक्सिमम अगर को बोरोअर नहीं भी ऐड होगा तो भी आप होम लोन ले सकते हैं। होम लोन डॉक्यूमेंटेशन में सबसे प्राइम डॉक्यूमेंटेशन रहता है आपका KYC में वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। ID प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड तो मैंडेटरी है,
और भी आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं, बट पैन कार्ड मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपकी सिबिल रिपोर्ट जनरेट होगी। उसी से बैंक को आपके फाइनेंशियल करेक्टर के बारे में पता चलेगा। अगर आपने हिस्ट्री में कोई लोन ली है, आपने बैंक से या इंस्टीट्यूशन से किस तरह से डील किया था, क्या आप अपने ड्यूज़ टाइम पे भरते हैं, क्या आप अपने लोन की ईएमआई टाइम पे देते रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर फेवरेबल रहेंगी, ठीक रहेंगी, तो कोई भी बैंक आपको ईजिली लोन दे देगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर जो है वो हाई होगा तो आपको बेस्ट रेट्स ऑफर किए जाएंगे। जैसे कि आप हमारे दूसरे वीडियोस में देखेंगे, हमने सब में बताया होगा कि किस तरह से कुछ बैंक जो है सिबिल से लिंक्ड इंटरेस्ट रेट देते हैं। कुछ क्या, मोस्टली जो बैंक्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट जो है सिबिल से लिंक्ड रहते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर हाई रहेगा तो आपको लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किए जाएंगे। अगर आपका सिबिल स्कोर लो होगा तो आपको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। तो आपका सिबिल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके सिबिल में कोई बैड लोन्स या एनपीए तो शायद आपको बैंक लोन के लिए डिनाई कर दे। और अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत बढ़िया है तो आपको बेस्ट रेट्स ऑफर किए जाते हैं बैंकों के द्वारा। उसके बाद में इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये वेरी करता है प्रोफेशन टू प्रोफेशन। जैसे कि सैलरीड हैं तो उनकी लास्ट 3 से 6 महीने की जो है सैलरी स्लिप्स रहेंगी वही उनका इनकम प्रूफ रहेगा। नॉन सैलरीड की बात करें तो उनकी जो ITR रहती हैं, ITR ही इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। तो डिपेंड करता है प्रोफेशन पे। सैलरीड के लिए सैलरी स्लिप्स और 2 साल का, एटलीस्ट 2 साल का फॉर्म 16 या ITR की कॉपीज मांगी जाती हैं। बट जो नॉन सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी होगी वही उनका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद में जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी करते हैं उसका प्रूफ भी बैंक आपसे मांग सकता है। उसके बाद में मेन डॉक्यूमेंटेशन रहती है प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन, जो कि डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर आप कोई सेल लेन करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो उस केस में सेल डीड रहता है, सेल एग्रीमेंट रहता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है। कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन का आपको पूरा एस्टिमेट देना पड़ेगा, कितना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कितना उस पर खर्चा आने वाला है। कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी चाहिए, अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे आपको कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। प्लॉट खरीद रहे हैं तो प्लॉट के लिए वही आपको सेल एग्रीमेंट होगा, सेल डीड होगी, डिपेंड करेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। बाकी सभी बैंकों का अलग से जो भी डॉक्यूमेंटेशन है मैंने आपको अपने वीडियोस में बता दिया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लोन अमाउंट, वैसे तो अगर देखेंगे तो होम लोन में कोई भी लोन अमाउंट फिक्स्ड नहीं रहता है। कुछ बैंकों ने फिक्स किया है, वो भी काफ़ी हाई रहता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं रहता है। ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे कि आपको कितना लोन मैक्सिमम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रेडी बिल्ट होम ले रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, उसका तो जो प्राइस रहेगा वही उसका जो मैक्सिमम मार्कअप होगा, उससे ज़्यादा तो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें से कुछ मार्जिन माइनस किया जाएगा। उसके बाद में आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। एलिजिबिलिटी देखना बहुत ही सिंपल, आप किसी भी EMI कैलकुलेटर में चले जाइए, सभी बैंकों की सभी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, प्ले स्टोर पे ऐप्स भी अवेलेबल हैं। EMI कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपको कितने लोन की कितनी EMI बनेगी। उसके हिसाब से देख सकते हैं आपकी जो 50% सैलरी में से आप कितना मैक्सिमम EMI दे सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको जो लोन दिया जाता है। दूसरा केस रहता है कंस्ट्रक्शन और रिपेयर या रेनोवेशन। कंस्ट्रक्शन के केस में कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट देखा जाता है, उसी के हिसाब से आपको मैक्सिमम लोन दिया जाता है। अगर आपका एस्टिमेट ही 10 लाख है तो आप 15 लाख लोन के लिए डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके एस्टिमेट्स पे भी। उसके बाद में एलिजिबिलिटी तो आपकी है ही कि आपकी इनकम कितनी है, रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है, उस पर भी प्राइमरीली डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन मैक्सिमम दिया जाएगा। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो प्लॉट के लिए शायद बैंक आपको डिनाई कर देंगे, क्योंकि सिर्फ प्लॉट के लिए बैंक जो है लोन नहीं देते हैं। होम लोन दिया जाता है आपको, जिसमें आपका प्लॉट और कंस्ट्रक्शन दोनों को कवर किया जाता है। अगर आप प्लॉट के लिए लोन लेते भी हैं तो आपको विदिन 2 ईयर्स उस पर कंस्ट्रक्शन करनी होगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो बैंक कुछ एक्शन कर सकता है, आपसे कमर्शियल रेट्स भी लगा सकता है। इसीलिए अगर आपको प्लॉट लेना है तो विदिन 2 ईयर्स आपको उस पर कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो प्लॉट के लिए कुछ फिक्स रखा गया अमाउंट, उससे ज़्यादा आप प्लॉट पे स्पेंड नहीं कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40% लेके चलिए। 1 लाख आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है तो 40,000 तक आप प्लॉट पे खर्च पाएंगे, बाकी का 60,000 आपको कंस्ट्रक्शन पे खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैंक के नॉर्म्स हैं। EMI बाई NMI रेशो, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रेल होता है आपके लोन EMI पे, आपके लोन एलिजिबिलिटी पे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपकी इनकम कितनी है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपकी EMI कितनी बनेगी। क्योंकि
50% जो पार्ट है आपका इनकम का वो सेव होना चाहिए, वो आपके घर पे जाना चाहिए, दैट इज़ योर टेक होम पे, उसको कोई भी बैंक नहीं छेड़ेगा। बाकी के 50% पार्ट में से ही आपकी सारी EMIs ली जाएंगी। होम लोन मार्जिन, होम लोन मार्जिन का भी एक मेजर रोल रहता है, क्योंकि मार्जिन वो पार्ट है जो आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी होम लोन रिक्वायरमेंट अप टू 30 लाख 30 लाख तक की अगर आपकी होम लोन रिक्वायरमेंट है, उस केस में 10% मार्जिन आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है, बाकी 90% आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो अबव 30 लाख है, अप टू 50 लाख है, तो उस केस में 20% मार्जिन रहेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अबव 75 लाख है, 75 लाख से ज़्यादा की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, उस केस में 25% मार्जिन रहता है। 25% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, बाकी आपको लोन मिल जाता है। लोन टू वैल्यू रेशियो, तो लोन टू वैल्यू रेशियो का भी बहुत रोल रहता है आपके होम लोन में, क्योंकि आप जो भी लोन ले रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी पे भी आप लोन ले रहे हैं, उसके 90% तक मैक्सिमम लोन ले सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है जो अप टू 30 लैक्स है। अगर 30 लाख से लेकर 75 लाख के बीच में, तो अपनी प्रॉपर्टी के 80% तक का लोन ले सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अबव 75 लाख है, तो अपनी प्रॉपर्टी के 75% तक का मैक्सिमम लोन आप ले सकते हैं। उसके अलावा स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होते हैं लैंड के, प्रॉपर्टी के, उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट में, क्योंकि जब भी आप बैंक से लोन लेंगे आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट दिखानी पड़ेगी, तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है टोटल 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में आप स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को इसमें इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। होम लोन टेनर, तो मैक्सिमम टेनर जो रहता है मोस्टली बैंकों का अगर आप देखेंगे तो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं रहता। 30 ईयर से ज़्यादा किसी भी बैंक का आपको होम लोन टेनर नहीं मिलेगा। कुछ बैंक का 25 हो सकता है, कुछ बैंक का 20 भी हो सकता है, बट 30 से ज़्यादा किसी का नहीं रहेगा। और ये एज पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, तो मोस्टली बैंक आपको जो EMI रीपेमेंट होगा वो तब तक रहेगा जब तक कि आपकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती। रिटायरमेंट तक आपको लोन क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उस केस में 65 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स तक भी आप इस लोन को स्ट्रेच कर सकते हैं, बट मैक्सिमम टेनर वही 30 ईयर्स का रहेगा। 30 ईयर्स से ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, होम लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट सभी बैंकों के आसपास ही है, कुछ बैंक के ज़्यादा है, कुछ बैंक के कम है, बट हमने सभी के डिटेल वीडियोस बनाए हैं। इवन हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें हमने सभी बैंक्स के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको बताए थे। उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और देख सकते हैं एट प्रेजेंट सभी बैंक आपको कितना चार्ज कर रहे हैं होम लोन के लिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ले रहे हैं। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो भी हाउसिंग प्रॉपर्टी रहेगी उसका इक्विटेबल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज जो भी पॉसिबल रहेगा, इक्विटेबल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज किया जाएगा, और आपके ओरिजिनल टाइटल डीड्स जो होंगी वो बैंक के पास रहेंगी जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आपके टाइटल डीड्स एज इट इज़ आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। होम लोन चार्जेस, तो होम लोन में अलग अलग तरह के चार्जेस आपको बेयर करने पड़ते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग चार्जेस। तो प्रोसेसिंग चार्जेस पे आप कई बार बैंक से नेगोशिएट भी कर सकते हैं, और बहुत बार बैंक्स के जो प्रोसेसिंग चार्जेस है उसमें वेवर भी होता है। जब फेस्टिवल वगैरह आता है तो बहुत सारे बैंकों के होम लोन के चार्जेस जो होते हैं वो वेव्ड रहते हैं। यूजुअली जन टू मार्च मैंने बहुत बार देखा है, बहुत से बैंकों के जो होम लोन के प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो वेव्ड रहते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉपर्टी रहेगी, होम प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं, उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, तो बैंक का एक अप्रूव्ड वैल्यू रहेगा जो आपकी प्रॉपर्टी की प्रॉपर वैल्यूएशन करेगा, मेजरमेंट करेगा, उसके वैल्यूएशन के चार्जेस भी आपको वेयर करने पड़ेंगे। इसके अलावा लीगल ओपिनियन चार्जेस, तो बैंक का एक पैनल लॉयर होगा जो आपके प्रॉपर्टी की एक पूरी लीगल रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके चार्जेस भी आपको ही बेयर करने हैं। और स्टैंप ड्यूटी, अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो आपको वो भी बेयर करनी पड़ेगी। और स्टैंप ड्यूटी ऐसी चीज़ है जिस पे आप कोई भी नेगोशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट की फ़ीस है, ये आपको भरनी पड़ेगी। बाकी चीज़ों पे थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो सकता है। तो दोस्तों ये था होम लोन का कंप्लीट प्रोसेस। कैसा लगा आपको आज के ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।